कभी सोचा है कि कोई एक आइडिया, एक सोच इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो सदियों पुराने साम्राज्यों को जड़ से उखाड़ फेंके और दुनिया का नक्शा ही बदल दे? जी हाँ, 19वीं सदी में यूरोप में ठीक यही हुआ था। और उस जबरदस्त शक्ति का नाम था राष्ट्रवाद। आज हम इसी भावना की कहानी को समझने वाले हैं, जिसने इटली और जर्मनी जैसे देशों को जन्म दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये राष्ट्रवाद का आइडिया आया कहाँ से, इसका उदय कैसे हुआ। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस एक विचार ने क्रांतियों का एक पूरा दौर शुरू कर दिया। इसके बाद हम दो बहुत ही कमाल की कहानियों पर चलेंगे, इटली और जर्मनी का एकीकरण, और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सब घटनाओं ने मिलकर एक नए यूरोप को कैसे जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आखिर ये चिंगारी लगी कैसे, जिसने देखते ही देखते पूरे महाद्वीप में आग लगा दी? आइए समझते हैं। और असल में हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट यही एक सवाल है कि भाई 19वीं सदी में आखिर ऐसा क्या हो गया था कि यूरोप का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। सदियों से चले आ रहे बड़े बड़े साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गए और उनकी जगह नए नए देश कैसे बन गए। अच्छा, अभी स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है वो है 1815 की यूरोप का। ये वो समय था जब नेपोलियन की हार हुई थी, तो वियना कांग्रेस के बाद यूरोप की जो बड़ी बड़ी ताकतें थीं, उन्होंने पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया। अब इस नक्शे में अगर हम देखें तो कहीं भी इटली या जर्मनी जैसा कोई देश नहीं दिखेगा, बल्कि इसकी जगह दिखेंगे बड़े बड़े साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर। ये ऐसे साम्राज्य थे जहाँ कई अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति वाले लोग एक ही राजा के अंडर रहते थे। मतलब उस वक्त देश का मतलब एक भाषा या संस्कृति नहीं हुआ करता था। और बस इसी पुरानी व्यवस्था को चैलेंज करने के लिए एक नया बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आया, और वो था राष्ट्रवाद। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक भावना। ये सोच कि भाई अगर हम सब एक ही भाषा बोलते हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारा इतिहास एक है, तो हमारा अपना एक अलग आज़ाद देश क्यों ना हो। सोचिए जरा, ये आइडिया उस जमाने के लिए कितना जबरदस्त रहा होगा। इसने तो साम्राज्यों की नींव ही हिलाकर रख दी थी। पर यह आइडिया सिर्फ किताबों या बातों तक ही नहीं रुका। नहीं, इसने तो लोगों के अंदर एक जुनून पैदा कर दिया, उन्हें घरों से निकालकर सड़कों पर ला खड़ा किया। और यहीं से शुरू हुआ क्रांतियों का वो दौर, जिसने यूरोप का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं, ये पूरी कहानी को बड़े अच्छे से समझाती है। देखिए, 1815 में जो पुरानी व्यवस्था बनाई गई थी, उसे पहला झटका लगा 1830 में फ्रांस की क्रांति से। लेकिन असली भूचाल तो आया 1848 में। इस साल को द पीपल्स स्प्रिंग या जनताओं का वसंत भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, जरा सोचिए, एक ही साल में पूरे यूरोप में फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हर जगह आम लोग अपने हक और अपने राष्ट्र के लिए सड़कों पर उतर आए थे। कमाल था। हाँ, ये बात सच है कि 1848 की ज्यादातर क्रांतियों को उस वक्त की सरकारों ने बड़ी बेरहमी से कुचल दिया। पर वो एक ऐसी चिंगारी जला गई जिसे बुझाना नामुमकिन था। लोगों के दिलों में अपने राष्ट्र, अपनी एकता की आग अब जल चुकी थी। और ये आग सबसे ज्यादा तेज थी इटली और जर्मनी जैसे बिखरे हुए इलाकों में। वहां अब एक राष्ट्र बनाने की आवाज और भी बुलंद हो गई थी। और इसी आवाज से शुरू होती है हमारी पहली बड़ी कहानी, इटली का एकीकरण। ये कहानी है कि कैसे एक ऐसा इलाका जिसे लोग सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन मानते थे, मतलब नक्शे पर एक जगह, वो एक मजबूत राष्ट्र बनकर कैसे उभरा। ये जो दो नक्शे सामने हैं, ये पूरी कहानी खुद ब खुद कह देते हैं। एक तरफ है एकीकरण से पहले का बिखरा हुआ इटली, कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ, और इनमें से ज्यादातर पर तो ऑस्ट्रिया जैसी विदेशी ताकतों का कब्जा था। और दूसरी तरफ है वो सपना जिसे सच करना था, एक संगठित, एक संयुक्त इटली। अब हर बड़े काम के पीछे कुछ महान लोग होते हैं। इटली के एकीकरण में 3 नाम सबसे बड़े हैं। पहले थे ज्यूसेppe मैज़ीनी, जिन्हें एकीकरण की आत्मा यानी द सोल कहा जाता है। उन्होंने ही इस सपने को लोगों तक पहुंचाया। वो सिर्फ एक थिंकर नहीं थे, उन्होंने यंग इटली नाम का एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया और हजारों नौजवानों के दिलों में एक यूनाइटेड और रिपब्लिकन इटली की आग जला दी।
तो अगर मेडसिनी आत्मा थे तो काउंट कवूर थे इस मिशन के दिमाग, द ब्रेन। वो सार्डिनिया पिडमोंट नाम के राज्य के बहुत ही चतुर प्राइम मिनिस्टर थे। कवूर को पता था कि सिर्फ जोशीले नारों से काम नहीं चलेगा, असली काम तो डिप्लोमेसी से होगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी से फ्रांस के साथ मिलकर उत्तरी इटली से ऑस्ट्रिया को खदेड़ बाहर किया। और इस तिकड़ी के तीसरे हीरो थे ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, एकीकरण की तलवार, द स्वॉर्ड। गैरिबाल्डी एक कमाल के मिलिट्री लीडर थे, बहुत दिलेर। उन्होंने अपनी छोटी सी सेना, जिन्हें रेड शर्ट्स कहा जाता था, उनके साथ मिलकर दक्षिणी इटली को आज़ाद करा लिया और फिर बिना किसी लालच के जीता हुआ इलाका राजा को सौंप दिया ताकि इटली एक हो सके। तो इन तीनों की वजह से मित्सिनी की आत्मा, कावूर का दिमाग और गैरिबाल्डी के तलवार और साथ में हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद आखिरकार साल 1871 में वो सपना पूरा हुआ। इटली एक हो गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश उभर कर आया। अब इटली की तरह ही एक और जगह थी जो बिखरी हुई थी और एक होने का सपना देख रही थी, और वो थी जर्मनी। जर्मनी के एकीकरण की कहानी भी कम ड्रामेटिक नहीं है, पर हाँ, इसे पूरा करने का तरीका इटली से काफी अलग था। जैसे इटली कई टुकड़ों में बटा था, जर्मनी की हालत तो और भी खराब थी। सोचिए, 300 से भी ज्यादा छोटे बड़े राज्य थे। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली थी, और इस पहेली को सुलझाने का, जर्मनी को एक करने का जिम्मा उठाया प्रशिया ने, जो उस वक्त का सबसे ताकतवर जर्मन राज्य था। और इस मिशन का जो आर्किटेक्ट था, वो कोई सपनों में जीने वाला इंसान नहीं था, वो जमीनी हकीकत को समझता था। उसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया के चांसलर। बिस्मार्क को यह बात अच्छी तरह पता थी कि जर्मनी को एक करने का काम मीठी मीठी बातों से या वोटिंग से नहीं होने वाला। और यहीं पर सामने आई उनकी मशहूर पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी, यानी रक्त और लौह की नीति। बिस्मार्क का साफ मानना था कि अगर जर्मनी को एक करना है तो इसके लिए मिलिट्री की ताकत यानी लॉ और जरूरत पड़ने पर जंग यानी रक्त का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। डिप्लोमेसी नहीं, वॉर उनका मेन हथियार था। और अपनी इसी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी पर चलते हुए बिस्मार्क ने सिर्फ 7 साल के अंदर 3 बड़े और निर्णायक युद्ध लड़े। ये बिल्कुल एक शतरंज की चाल की तरह था। पहले डेनमार्क को हराया, फिर अपने सबसे बड़े दुश्मन ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन मामलों से ही बाहर कर दिया, और आखिर में फ्रांस को हराकर बचे खुचे जर्मन राज्यों को भी प्रशिया के झंडे के नीचे ले आया। और बस इसी के साथ इटली और जर्मनी, 2 नए और बहुत ताकतवर देश यूरोप के नक्शे पर आ गए। और यहीं से शुरू हुआ एक नए यूरोप का जन्म। एक ऐसा यूरोप जहां पुराने मल्टीनेशनल साम्राज्यों की जगह अब नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्य ले रहे थे। अब अगर हम दोनों की तुलना करें तो फर्क साफ है। एक तरफ इटली का एकीकरण था, जिसमें कावूर की डिप्लोमेसी के साथ साथ जनता का विद्रोह भी शामिल था। दूसरी तरफ था जर्मनी, जिसे बिस्मार्क ने ऊपर से यानी अपनी मिलिट्री पावर और ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी से एक किया। मतलब रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर मंजिल दोनों की एक ही थी, एक राष्ट्र का निर्माण। राष्ट्रवाद का जो असर हुआ वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। एक तरफ तो इसने इटली और जर्मनी जैसे नए देश बनाए, लेकिन दूसरी तरफ इसी भावना ने ऑस्ट्रियन और ओटोमन जैसे पुराने बड़े साम्राज्यों को तोड़ना भी शुरू कर दिया। इसी राष्ट्रवाद की वजह से बाल्कन के इलाके में तनाव बढ़ा, जिसने आगे चलकर बड़े युद्धों को जन्म दिया। और हाँ, इसने यूरोप के बाहर एशिया और अफ्रीका में भी लोगों को अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रेरित किया। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर राष्ट्रवाद है क्या? एक बनाने वाली ताकत जो लोगों को जोड़ती है, या फिर एक तोड़ने वाली ताकत जो नफरत और जंग पैदा करती है? 19वीं सदी के यूरोप ने हमें इसके दोनों ही रूप दिखाए। और सच तो यह है कि ये सवाल आज भी इस 21वीं सदी में भी। कैसा लगा वीडियो? एनिमेशन सही था? इससे आपको समझ में आया? कितना समझ में आया और कितना नहीं आया, ये सारे बताइए। और इसका रहा बात इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस का, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्द ही ला रहे हैं। उसमें हम खुद कराएंगे। इसमें एनिमेशन उतना नहीं रहेगा, बस एनिमेशन प्रॉम्प्ट विजुअल रहेगा, ठीक है? वो भी एनिमेटेड ही रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और टेंशन मत लीजिए, लगभग 10-15 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि जल्दी जल्दी चैनल ग्रो हो। तो हम लाइव भी आए तो जल्दी जल्दी लाइव आएंगे, तब तो लेंगे पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए बाय।